हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे 16 और 17 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में टू द पॉइंट हम लोग करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस क्लास पीडीएफ, पीपीटी, एमसीक्यू इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप हमारा दिसंबर महीने का जो करंट अफेयर का मासिक पैकेज इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिस मासिक पैकेज में देखा जाए तो आपको प्रतिदिन वीडियो क्लास उपलब्ध कराई जाती है, साथ ही साथ डेली क्लास पीपीटी, क्लास पीडीएफ शेयर किया जाता है, बाइलिंगुअल पीडीएफ शेयर किया जाता है, 10 एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट होता है डेली। साथ ही साथ महीने के एंड में आपको कंपाइल पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पीडीएफ होती है। बेस्ट 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है आपसे। और बिहार स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर होते हैं उनका जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है, और साथ ही साथ उसका वीडियो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं आप अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक करिएगा, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप आसानी से हमारा जो दिसंबर महीने का मासिक पैकेज इसको ज्वाइन कर सकते हैं। महज देखा जाए 25 रुपीज़ में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 25 रुपये में आप इस मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके वॉलेट में कॉइन होगा तो उस कॉइन को आप यूज़ करिएगा। उसके बाद ये मूल्य घट कर देखा जाए तो 18 रुपये 76 पैसे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 कप चाय के मूल्य से भी कम दाम में आप करंट अफेयर की पूरे महीने की तैयारी, डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर जो होता है आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, उसकी तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ जो आपके दिमाग पर प्रेशर रहता है कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें, जब परीक्षा नज़दीक आती है तो परीक्षाओं के नज़दीक आने के बाद सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव यही होता है कि करंट अफेयर तैयार नहीं है। तो वो करंट अफेयर आपका प्रतिदिन आपका जो मानसिक तनाव है उसको दूर करते हुए, आपके दिमाग पर जो बर्डन रहेगा उस बर्डन को हटाते हुए यहाँ पर करंट अफेयर की तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पूर्व देखा जाए पिछले वीडियो हमने क्या क्या पॉइंट देखा था उन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि मैक्सिको ने भी देखा जाए भारत, चीन सहित एशियाई देशों पर आयातित जो 1400 से ज्यादा उत्पाद हैं उन पर 1 जनवरी 2026 से 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। यानी कि जैसे अमेरिका ने घोषणा की थी 50% टैरिफ लगा रखा है, अभी भारत पर देखा जाए 50% टैरिफ लगा रखा है, सेम वैसा ही टैरिफ अब मैक्सिको भी घोषित कर दिया, मैक्सिको ने घोषित कर दिया है, और ये 1 जनवरी 2026 से प्रभावी भी हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ देखा जाए हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि अमेरिका ने गोल्ड कार्ड निवेशक लिंक्ड रेजिडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, तो गोल्ड कार्ड निवेशक लिंक्ड रेजिडेंस प्रोग्राम किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपके परीक्षा में पूछे डायरेक्टली, तो आप सीधे सीधे यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हैदराबाद की टी हब में गूगल फॉर स्टार्टअप हब का उद्घाटन हुआ है। गूगल फॉर स्टार्टअप हब का उद्घाटन कहां पर किया गया है, परीक्षा में पूछे तो हैदराबाद के टी हब में इसका उद्घाटन किया गया है। यहां पर देखा जाए इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से मैत्रेय पुष्पा और अंकिता जैन को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ इफ्को साहित्य सम्मान जो है ये किसको प्रदान किया गया है, मैत्रेय पुष्पा को प्रदान किया गया है। जबकि जो अंकिता जैन है इनको देखा जाए तो इफ्को युवा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, इफ्को युवा साहित्य सम्मान किसको दिया गया है, तो अंकिता जैन को, और वहीं पर जो इफ्को साहित्य सम्मान है किसको प्रदान किया गया है, मैत्रेय पुष्पा को प्रदान किया गया है। आगे हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी यहाँ पर कि राजकुमार गोयल जो है, राजकुमार गोयल भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। ठीक, यहाँ पर देखा जाए हीरालाल समरिया के स्थान पर कौन बन गए हैं अब नए मुख्य सूचना आयुक्त, राजकुमार गोयल। ठीक है, आगे हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखने का विचार किया जा रहा है, और ये विचार अब बदल दिया गया है, अब इसका नाम अन्य हो जाएगा। उस आगे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्या रखा जाएगा नाम। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए जो मुल्लापुर स्टेडियम है, यहाँ पर देखा जाए पंजाब में पड़ता है मुल्लापुर स्टेडियम, उसमें 2 स्टैंड्स बनाए गए हैं युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर। इस पॉइंट पर हमने चर्चा की थी। साथ ही साथ एमएसएमई मंत्रालय और अमेजन के बीच में पीएम विश्वकर्मा कारीगरों के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, उस पॉइंट पर भी हमने चर्चा किया था लास्ट वीडियो में। विज्ञानिका के बारे में चर्चा की थी हमने कि विज्ञानिका महोत्सव जो है ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो हो रहा है कहां पर, पंचकुला। ठीक, पंचकुला हरियाणा में, वहीं पर विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2025 का भी आयोजन किया गया। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि महाराष्ट्र में महाक्राइम ओएस एआई देश का पहला एआई आधारित साइबर जांच प्लेटफॉर्म बना है। ठीक है, तो ये महाक्राइम ओएस एआई किस राज्य का है, ये महाराष्ट्र का है, और ये भारत का पहला एआई आधारित साइबर जांच प्लेटफॉर्म है। ठीक, तो इस पॉइंट्स पर भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आगे देखें, अमन जैन जो है ये मेटा इंडिया के नए हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी नियुक्त किया गया इनको, किसको, मेटा के द्वारा
इंडिया के लिए नए हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी किसको नॉमिनेट किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर देखा जाए अमन जैन को बनाया गया है। और वहीं पर अजय कुमार शुक्ला जो है ये पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। ठीक, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? अजय कुमार शुक्ला बने हैं। इस पॉइंट पर भी हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। आगे हमने देखा यहाँ पर पिछले वीडियो में देखा था कि कोलकाता में लियोनल मेसी, ठीक है, लियोनल मेसी की 70 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ठीक है, और ये पूरी दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा थी। ठीक है, चलिए आगे देखें। नासा का जो मंगल ऑर्बिटर था मैवान, इसे संपर्क अस्थायी रूप से टूट गया है। ठीक, मैवान पिछले 10 वर्षों से मंगल के वायुमंडल का अध्ययन कर रहा था और इससे देखा जाए अभी हाल ही में नासा का इससे संपर्क टूट गया है। तो आपको याद रखना है कि जो मैवान ऑर्बिटल था, ये किस ग्रह का चक्कर लगा रहा था? तो ये मंगल ग्रह का चक्कर लगा रहा था, नासा का मिशन था। पिछले वीडियो हमने देखा था कि पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वहीं पर हमने देखा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसको द बैंकर के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। पीवाईक्यू जो करंट अफेयर का जो पीवाईक्यू होता है ना, घटना चक्र के द्वारा करंट अफेयर की भी एक पीवाईक्यू बुक निकाली जाती है। उस बुक का फायदा ये है कि जब उस बुक को आप देखते हैं तो आपको करंट अफेयर के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, वहां से आपको उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो उस किताब जब आप देखेंगे तो ये पॉइंट आपको वहां पे दिख जाएगा। पीवाईक्यू में आया हुआ सवाल है कि किसको सर्वश्रेष्ठ, भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसको चुना गया है? एसबीआई को चुना गया था, तब पूछा गया था वो पॉइंट। ठीक है, आई थिंक 2019 में पूछा गया था, तो एसबीआई को उस टाइम पे चुना गया था। 2019 या 20 का क्वेश्चन था, तो उसमें आप पीवाईक्यू में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। यहाँ पर देखा जाए 16 और 17 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करें। सबसे पहले देखेंगे यूनेस्को ने पाकिस्तान के प्राचीन बोरिंदो को तत्काल संरक्षण सूची में सम्मिलित किया है। ठीक, अब ये बोरिंदो जो है ये कहाँ का, देखा जाए कहाँ का ये है, तो ये है पाकिस्तान का। ठीक है, यहां पर देखा जाए पाकिस्तान का वाद्य यंत्र है। यूनेस्को ने पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र के, कहाँ के? सिंध क्षेत्र के प्राचीन मिट्टी के बने वाद्य यंत्र बोरिंदो को विलुप्ति की गंभीर खतरे को देखते हुए इसको तत्काल संरक्षण सूची में सम्मिलित किया है। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है कि पाकिस्तान का कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको यूनेस्को के द्वारा तत्काल संरक्षण सूची में सम्मिलित किया गया है? तो बोरिंदो है। ये बोरिंदो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र का मिट्टी से बना हुआ वाद्य यंत्र है। ठीक है, यहां पर देखा जाए यह निर्णय दिल्ली के लाल किले में आयोजित अंतर सरकारी समिति के 20वीं सत्र जो आयोजित किया गया था उसी के दौरान लिया गया था, जिसमें दीपावली को देखा जाए तो अमूर्त सांस्कृतिक, जो दीपावली है ना, इसको अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ ये बोरिंदो वाद्य यंत्र अब केवल कुछ ही कलाकारों तक सीमित है। यूनेस्को ने इसके संरक्षण, नए कारीगरों को प्रशिक्षण और पर्यावरण संवेदनशील सुरक्षा उपायों पर जोर दिया है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। यहां पर देखा जाए लक्षद्वीप में मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु पहली बार निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो यहां पर मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पहली बार, ठीक है, किस यूनियन टेरिटरी में मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इन्वेस्टर समिट का या इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था? वो है यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। ठीक है, चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप प्रशासन के सहयोग से बंगाराम द्वीप पर मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर पहली बार निवेशक सम्मेलन आयोजित किया। इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था। आगे चर्चा करें। इस पहल का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश की विशाल ब्लू इकोनॉमी क्षमता को साकार करना है। लगभग 519 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित किए गए, जिनमें टूना निर्यात, टूना एक प्रकार की मछली होती है, टूना क्या है? टूना मछली है। ठीक है, टूना निर्यात, मूल्य संवर्धित समुद्री उत्पाद, कोल्ड चेन अवसंरचना तथा सतत मत्स्य पालन पर विशेष जोर रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश ने चौथे लगातार वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है। आंध्र प्रदेश राज्य ने देखा जाए तो लगातार चौथे साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है। परीक्षा में पूछ लेगा ये हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने लगातार 4 बार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है? तो वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है आंध्र प्रदेश। यहां पर देखा जाए आंध्र प्रदेश ने चौथे वर्ष लगातार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है, जो राज्य की ऊर्जा दक्षता के नेतृत्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहां पर देखें SEEI 2025 में ग्रुप सेकंड में 89.25 अंकों के साथ राज्यों की सभी क्षेत्र, भवन, उद्योग, नगरपालिका सेवाओं, कृषि, डिस्कॉम और परिवहन में उत्कृष्ट प्रदर्शन आंध्र प्रदेश ने किया था।
और इसी के साथ हम चर्चा करें तो नीति निर्देश, संस्थागत ढांचे और क्षेत्र विशिष्ट ऊर्जा बचत उपायों के माध्यम से आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन ने इस सफलता को साकार किया, जिससे आंध्र प्रदेश के सतत ऊर्जा प्रबंधन को राष्ट्रीय नेतृत्व और भी मजबूत हुआ। और इसी कारण से देखा जाए लगातार चौथे साल, ठीक है, चौथे वर्ष ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसे। ठीक, चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 को मंजूरी प्रदान कर दी है। अभी आप जानते हैं इस टाइम पे सत्र चल रहा है संसद का, और संसद सत्र के दौरान जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसी के द्वारा यहाँ पर देखा जाए जो जनगणना 2027 है इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और इसके लिए यहाँ पर देखा जाए अनुमानित लागत कितनी है, तो अनुमानित लागत आपको याद रखना है 11,718.24 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ जनगणना 2027 को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, यह राष्ट्रव्यापी अभ्यास 2 चरणों में किया जाएगा, जिसमें हर घर को शामिल कर अद्यतन जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। ठीक है, पहली बार जनगणना मुख्य रूप से डिजिटल माध्यम से होगी। ये पहली बार ऐसा है कि मुख्य रूप से डिजिटल माध्यम में जनगणना का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, जिसमें मोबाइल ऐप, ऑनलाइन प्रणाली और स्वगणना की सुविधा भी सम्मिलित होगी, जो तकनीकी आधारित शासन की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है, जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस के सेक्टर में जो ई शासन है, ई शासन, उससे आप इस पॉइंट को रिलेट भी कर सकते हैं जनगणना को। चलिए आगे देखते हैं। सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025, ये एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है संसद में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। नाम क्या है इसका? सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025। यहां पर देखा जाए तो भारत सरकार ने नए बीमा विधेयक 2025 को मंजूरी दी है, जिसका आधिकारिक नाम क्या है? इसका आधिकारिक नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025, ये इसका नाम है। ठीक है, ये नया बीमा विधेयक है 2025 में, इसको मंजूरी प्रदान की गई है। यहां पर देखें, इस विधेयक का उद्देश्य देश की बीमा व्यवस्था को आधुनिक बनाना, बीमा कवरेज को बढ़ाना है और 2047 तक सभी के लिए बीमा का लक्ष्य को हासिल करना है। ठीक है, 2047 तक ये लक्ष्य रखा गया कि सभी का बीमा कर दिया जाएगा। तो एक जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के दृष्टिकोण से भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या क्या है, उन लक्ष्यों में यहां पर देखें तो 2047 तक भारत के हर नागरिक का बीमा हो जाए, यह भी भारत सरकार के द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, और यहां पर देखें तो इस विधेयक के तहत बीमा क्षेत्र में 100% जो एफडीआई है उसकी अनुमति प्रदान की जाएगी। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिससे वैश्विक पूंजी आकर्षित होगी। यहां पर चर्चा करें, साथ ही में इरेडा को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि वह बीमा कंपनियों पर बेहतर निगरानी और कार्रवाई कर सके। एलआईसी को भी ज्यादा परिचालन स्वायत्तता मिलेगी इससे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इस विधेयक का नाम जरूर याद रखना है, सबका बीमा सबकी रक्षा का जो बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 है, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ब्लूबर्ड 6 नामक अमेरिकी संचार उपग्रह का प्रक्षेपण। अब ये जो ब्लूबर्ड 6 है ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखा जाए भारत का नाम इसमें आता है, भारत का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर चर्चा करें, इसरो 21 दिसंबर 2025 को ब्लूबर्ड 6 नामक अमेरिकी संचार उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। ठीक है, ये अमेरिकी संचार उपग्रह है। अमेरिका के पास देखा जाए तो नासा है, ब्लू ओरिजिन है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए एलन मस्क की कंपनी है, और सब कुछ होते हुए प्रक्षेपण कौन कर रहा है? इसरो कर रहा है। तो ये इसरो की वैश्विक जो पहचान है उसको प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। ठीक है, और इसरो के द्वारा ये ब्लूबर्ड 6 परीक्षा में पूछ ले कि हाल ही में चर्चा में रहा ब्लूबर्ड 6 किस देश का संचार उपग्रह है जिसका प्रक्षेपण इसरो के द्वारा किया गया था। ऐसा सवाल आपकी परीक्षा में आ जाए तो आपको याद रखना है कि यह अमेरिकी संचार उपग्रह है जिसका प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है? जिसका प्रक्षेपण इसरो के द्वारा किया गया है। कब किया गया? 21 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। ठीक है, यह अब तक का लॉन्च किया जाने वाला सबसे भारी और सबसे बड़ा अमेरिकी वाणिज्यिक उपग्रह है। अब तक का सबसे भारी और सबसे बड़ा अमेरिकी वाणिज्यिक उपग्रह है जो इसरो लॉन्च करेगा। यहां पर देखा जाए इसका वजन लगभग 6.5 टन है और LVM-3 रॉकेट से श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। ब्लूबर्ड 6 उपग्रह को अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य दुनिया के दूर दराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में सीधे मोबाइल डिवाइस तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यह मिशन भारत की वैश्विक वाणिज्यिक लांच सेवा प्रदाता के रूप में बढ़ती भूमिका और भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, जहां आप देख रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा रखे हैं, तो इस 50% टैरिफ का मतलब ये नहीं हो जाता है कि भारत के संबंध अमेरिका के साथ खराब हो रखे हैं या अमेरिका के साथ संबंध खराब हो गए, पूरी तरीके से लैप्स कर गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका के साथ
भारत के जो अन्य रक्षा क्षेत्र में सहयोग या अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, व्यापार अपनी जगह पर है लेकिन अंतरिक्ष सहयोग अपनी जगह पर है। जो अमेरिका का डीप स्टेट है वो भारत के साथ अभी भी कॉपरेट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्रुकफील्ड बनाएगी एशिया की सबसे बड़ी जीसीसी। किसके द्वारा बनेगी? तो ये ब्रुकफील्ड के द्वारा एशिया की सबसे बड़ी जीसीसी बनाई जाएगी। यहां पर चर्चा करें कहां पर बनेगा, तो ये मुंबई में बनेगा। ठीक है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जीसीसी का मतलब क्या है? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। चर्चा करते हैं। ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने मुंबई के पवी में एशिया के सबसे बड़े जीसीसी सेंटर बनाने के लिए $1 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो यह परियोजना 20 लाख वर्ग फीट में विकसित की जाएगी और एक बहुराष्ट्रीय बैंक को 20 वर्ष तक सेवा प्रदान करेगी। इससे 2029 तक 30,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह पहल मुंबई को एक प्रमुख जीसीसी हब के रूप में मजबूती प्रदान करती है और महाराष्ट्र के कारोबारी माहौल में वैश्विक निवेशकों के बढ़ते भरोसे को प्रदर्शित करता है। आगे चर्चा करते हैं। भारत ने पहली बार जीता स्क्वैश का विश्व कप। भारत ने पहली बार स्क्वैश विश्व कप जीता है, इस वजह से ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखा जाए भारत ने खेल जगत में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब पहली बार अपने नाम कर लिया है। चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने शीर्ष वरीयता प्राप्त हांगकांग को 3-0 से पराजित कर घरेलू दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन किया। ठीक है, और यहां पर आप जानते ही अनाहत सिंह का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्क्वैश खिलाड़ी है और महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि पहली बार भारत ने स्क्वैश विश्व कप जीता है। ठीक है, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की ओर से आयोजित स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब पहली बार भारत ने जीता है। किसको पराजित किया है, किस देश को पराजित किया है? तो हांगकांग को पराजित किया है। हांगकांग शीर्ष वरीयता प्राप्त देश है। ठीक है, यह जीत भारतीय स्क्वैश के लिए एक मील का पत्थर है जो वैश्विक स्तर पर खेले गए वैश्विक स्तर पर इस खेल में भारत की बढ़ती मजबूती और निरंतर प्रगति को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे देखते हैं। विकसित भारत शिक्षा बिल के बारे में चर्चा करते हैं। विकसित भारत शिक्षा बिल 2025। ठीक है, यहां पर देखा जाए केंद्र सरकार ने भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 दिसंबर 2025 को संसद में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया है। यहां पर देखा जाए तो इस विधेयक का मकसद उच्च शिक्षा के नियमन, मान्यता और प्रशासन की मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरीके से बदलना है। यानी कि जैसे यूजीसी है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अब होगा क्या कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वगैरह को, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो गया, साथ ही साथ अन्य जो नियामक संस्थाएं हैं उन सभी नियामक संस्थाओं को भंग कर दिया जाएगा और एकीकृत एक नई संस्था बनाई जाएगी जो पूरी तरीके से भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है उनके नियमन, मान्यता और प्रशासन की व्यवस्था को संचालित करेगा। ठीक है, सरकार ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया है, जहां चर्चा के बाद अंतिम फैसला इस पर लिया जाएगा कि किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, इस विधेयक के तहत उच्च शिक्षा के लिए एक कानूनी आयोग बनाया जाएगा। ठीक है, एक आयोग अलग से गठित किया जाएगा, जैसे यूजीसी है ना, सेम वैसे ही एक आयोग गठित किया जाएगा और यह नीति निर्धारण समन्वय की सर्वोच्च संस्था होगी। ठीक है, आयोग सरकार को सलाह देगा, भारत की शिक्षा की वैश्विक केंद्र बनाने पर काम करेगा और भारतीय ज्ञान परंपरा, भाषाओं तथा उच्च शिक्षा को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। रवि रंजन को एसबीआई का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। किसको बनाया गया है? रवि रंजन। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पॉइंट एग्जाम में डायरेक्टली, यहीं से हेडिंग से ही इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि एसबीआई के नए एमडी कौन बने हैं? तो एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं रवि रंजन। ठीक है, केंद्र सरकार ने रवि रंजन को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक बनाया है। इस नियुक्ति की घोषणा 15 दिसंबर 2025 को की गई और सरकारी अधिसूचना के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से पदभार संभाल लिया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण है, बस केवल नाम याद रखिएगा कि रवि रंजन जो है ये एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक कौन बने? महत्वपूर्ण हो जाता है नियुक्तियों में जो राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय नियुक्ति। अब राष्ट्रीय नियुक्ति के संदर्भ में पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत की प्रमुख आर्थिक नीति थिंक टैंक संस्था है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, एनसीएईआर। अब इस एनसीएईआर के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, महानिदेशक कौन बने हैं? तो याद रखिएगा नाम इनका क्या है? सुरेश गोयल। ठीक है, सुरेश गोयल जो है ये बने हैं नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक। यहां पर चर्चा करें, उनका कार्यकाल 5 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। यह नियुक्ति ऐसे समय में हो रही है जब भारत दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के प्रस्ताव, मतलब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साक्ष्य आधारित नीति निर्माण पर विशेष जोर दे रहा है।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नरेंद्र मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथोपिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, ये पॉइंट याद रखिए, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया किसको प्रदान किया गया है? नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। यहां पर देखा जाए जिससे भारत अफ्रीका संबंध में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित हुआ है। चर्चा करें, वह यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले वैश्विक राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं जो दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीति और कूटनीतिक संबंधों का प्रतीक है। यह सम्मान अदिस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इथोपिया में एक विशेष समारोह के दौरान प्रदान किया गया। आपको यह बताना है कि जो इथोपिया है इसकी राजधानी क्या है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान इथोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली ने सौंपा है। यह सम्मान भारत और इथोपिया के द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त करने में मोदी के योगदान तथा वैश्विक नेता के रूप में उनकी भूमिका को मान्यता प्रदान करता है। अगली खबर क्या है? अगली खबर है राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से, क्योंकि इसे राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है। अब किस लिए राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है, आइए देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार को राष्ट्रभक्त, राष्ट्रीयता और राष्ट्र निर्माण में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से श्रेष्ठ योगदान के लिए राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए यह पुरस्कार विश्वविद्यालय के शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण और सामाजिक उत्तरदायित्व पर बल देने की प्रतिबद्धता को मान्यता देता है। यह पुरस्कार वेंटरसल इंडिया, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सहयोग से संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीयता और राष्ट्र निर्माण में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से श्रेष्ठ योगदान के लिए राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है? तो वो है राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार को। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें उससे पहले यहां पर देखा जाए नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में जो राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय है इसको यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है जो राष्ट्रीय स्तर पर उच्च प्रतिस्पर्धा के आधार पर चयनित संस्थानों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगली खबर क्या है? देश की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क कौन सी बनी है? चर्चा कर लेते हैं। देश की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क, यहां पर देखा जाए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग 45 को, कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग 45, और ऐसे राजमार्गों से सवाल आपकी परीक्षा के PYQ में आए हुए डायरेक्टली। ठीक है, यहां पर देखा जाए याद रखना होगा आपको NH 45 पर देश का पहला वन्यजीव सुरक्षित सड़क जो वाइल्ड लाइफ सेफ रोड है इसका निर्माण किया है। परीक्षा में डायरेक्टली यही पूछेगा कि देश का पहला वन्यजीव सुरक्षित सड़क निम्नलिखित में से किस राजमार्ग पर विकसित किया गया है? राजमार्ग 45, राजमार्ग 56, राजमार्ग 7 या राजमार्ग 28? तो वहां पर ऑप्शन रहेगा, तो आपको टिक करना है कितना? 45। ठीक है, ये पहल पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में राजमार्ग विकास और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की मौजूदा महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, यहां पर देखा जाए इस परियोजना में NH 45 पर 11.96 किलोमीटर लंबी सड़क पर स्थित 2 किलोमीटर घाटखंड को लागू की गई है जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है। ठीक है, यह जो NH 45 पर 11 किलोमीटर लंबी 2 किलोमीटर घाटखंड का निर्माण किया गया है, ये कहां से गुजरती है, कौन से वाइल्ड लाइफ से या कौन से टाइगर रिजर्व से गुजरती है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ऐसे पॉइंट यूपीएससी में डायरेक्टली पूछते हैं। ठीक है, यूपीएससी में डायरेक्टली पूछते हैं। यहां पर देखा जाए यह मार्ग नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य के समीपवर्ती क्षेत्रों को भी जोड़ता है जिससे यह क्षेत्र वन्यजीव आगमन के अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। ठीक, तो आपको याद रखना होगा कौन से 2 वन्यजीव क्षेत्रों को जोड़ता है? तो नौरादेही वन्यजीव क्षेत्र और जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है इसको आपस में जोड़ने का कार्य ये NH 45 कर रहा है। इसी NH 45 पर देखा जाए तो देश का पहला वन्यजीव सुरक्षित सड़क का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सामुदायिक स्क्रीनिंग कार्यक्रम, ठीक, एक AI आधारित सामुदायिक स्क्रीनिंग कार्यक्रम, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत ने 16 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सामुदायिक स्क्रीनिंग कार्यक्रम लॉन्च किया है जो डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसे गंभीर नेत्र रोग की शीघ्र पहचान और रोकथाम पर एक बड़ा कदम होगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए यह पहल न केवल नेत्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, इस कार्यक्रम की शुरुआत आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली में हुई है जिसका उद्घाटन डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा सुरक्षा सेवा सर्जन एडमिरल आरती सरीन के द्वारा किया गया है और प्रोफेसर राधिका टंडन ने किया है। प्रमुख राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र ने संयुक्त रूप से किया है। जो राधिका टंडन है यह राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र की प्रमुख है और वहीं पर जो आरती सरीन है ये सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा सर्जन की वाइस एडमिरल है। ठीक है, और इनके बारे में याद रखिएगा
कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की वाइस एडमिरल बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इनका नाम है आरती शरीफ। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कार्यक्रम सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, एम्स, आरपीसी केंद्र और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय की ई हेल्थ एआई इकाई के बीच एक साझा प्रयास है। ठीक है, ये ई हेल्थ एआई इकाई ये किसका है? तो ये है परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल। चलिए आगे चर्चा करते हैं। ध्रुव 64। अब ये ध्रुव 64 इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। 2024 यूपी पीसीएस परीक्षा में सवाल आया हुआ था। ठीक है, 32 पर, और यहां पर देखा जाए 64 की बात हो रही है। भारत ने अर्धचालक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए ध्रुव 64 नामक देश का पहला स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, 1 गीगाहर्ट्ज का 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। ठीक, आपको याद रखना होगा कि देश का पहला स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज का 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? क्या नाम रखा गया इसका? तो इसका नाम है ध्रुव 64। ठीक है, ये ध्रुव 64 परीक्षा में पूछे कि हाल ही में चर्चा में ध्रुव 64 क्या है? तो ये भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, यहां पर देखा जाए ये उपलब्धि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हासिल की गई है, जो विदेशी चिप निर्माताओं पर भारत की निर्भरता को कम करने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नाम यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, संगीता बरुआ। ठीक है, संगीता बरुआ पिशारोटी, इनका पूरा नाम है संगीता बरुआ पिशारोटी। अब ये जो संगीता बरुआ पिशारोटी है, ये बन गई है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। इनको चुना गया है, जो देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में से एक में नेतृत्व प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव को प्रदर्शित करता है। यहां पर देखा जाए ये चुनाव परिणाम दिल्ली के पत्रकार समुदायों में एक नई सोच और दृष्टिकोण को रेखांकित भी करता है। चलिए आगे देखते हैं। और आज की अंतिम खबर क्या है? देश का पहला योग और आयुर्वेदिक आधारित क्लस्टर केंद्र। अब ये देश का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर केंद्र है, कौन बन गया है? यहां पर देखा जाए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत पतंजलि विश्वविद्यालय को देश का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर केंद्र के रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई है। ठीक है, तो याद रखना कि देश का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर केंद्र कौन सा बना है? तो ये पतंजलि विश्वविद्यालय बना है। किस मिशन के तहत? ज्ञान भारतम मिशन के तहत। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये मान्यता भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराओं के संरक्षण प्रचार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? भारत की बौद्धिक विरासत, विशेष रूप से पांडुलिपियों और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण, शोध के माध्यम से उनकी पुनर्स्थापना करना इसका मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब आइए चलते चलते अंत में आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उन सवालों को उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ इस वीडियो को करेंगे समाप्त। पहला सवाल क्या है? एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची को पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया है? ठीक, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल यह है कि हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? यहां पर आपको नाम बताना है कि चौथे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। और तीसरा सवाल है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के 11वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? जहां पर देखा जाए विज्ञानिका का भी आयोजन हुआ था, और उस विज्ञानिका के बारे में मैंने इस क्लास में बताया भी है। ठीक है, तो ये है आपसे पूछे गए 3 सवाल। इन 3 सवालों को उत्तर दीजिएगा। और यहां पर देखा जाए जो भी आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, यानी कि 16 और 17 दिसंबर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, उनको हमने यहाँ पर सम्मिलित किया, संकलित किया और आपके समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है, इस वीडियो की क्लास पीपीटी, पीडीएफ इत्यादि आपको ग्रुप में शेयर की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए जो उसका टेस्ट है उसको आप ऐप पर जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते ही पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।